हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एडुटेरिया का करंट अफेयर आ गया है जो कि अर्धवार्षिक है। ठीक है, अर्धवार्षिक है, जनवरी से लेके जून तक का इसमें कवर किया गया है। तो इसका पीडीएफ मुझे मिला तो हम सोचे क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। जो आने वाले बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी होता है इंडिया में, उसके लिए, बिहार शिक्षक के लिए और दरोगा, बीएसएससी के लिए, एसएससी के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। और इसमें जो कवर किया गया है, चूँकि हम पहले बोल दिए थे कि अर्धवार्षिक है, तो ये जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक का करंट अफेयर इसमें मेंशन किया गया है। तो जो लोग नहीं खरीदे इसका पीडीएफ वो यहाँ से सुन के ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। और ये बेसिकली जो है वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये ख़त्म करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगभग इसमें 85 पेज के आसपास है, जो 3 से 4 क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है फटाफट 100.com से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हम लोग नेशनल वाले न्यूज़ कवर करेंगे इसमें, जो जनवरी से लेकर जून तक क्या क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ये कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका ये जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से भी देखें। तो इसमें पहला है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये राज्य है केरल। दूसरा है भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है, तो ये वायनाड जिला बना है जो कि केरल का है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये है महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये फिर है केरल। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का शहर कौन सा बना है, तो ये बना है भोपाल। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, तो ये राज्य है केरल। अगला है भारत का पहला रीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा कौन बना है, तो ये बना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी उत्तर प्रदेश का ये हवाई अड्डा है। अगला है भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, तो ये किया गया केरल के द्वारा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है असम में। ठीक है, जोगीघोपा में। अगला है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया है कलकत्ता में। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट है माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है कि शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बना है, तो ये बना है अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर ने दिखाई, तो ये दिखाई है कोचीन, केरल। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फॉर होम विकल्प पेश किया है, तो ये किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आगे है एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला, तो ये मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75x25 पहल किस रोग से संबंधित है, तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रवनीत कौर को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है उत्तर प्रदेश। अगला है कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये है तेलंगाना। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीकी का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया, तो ये किया गया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, तो ये बना है कृष्ण प्रकाश। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है, तो ये बना है पटना नगर निगम।
आगे है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? कोचीन मेट्रो, जो कि केरल का है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? ये बना अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर। आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मुथमिज सेल्वी बनी है। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है IIT कानपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा है? तो ये है पीपावाव पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकसित योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है झारखंड में। नेक्स्ट है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो ये है गोवा में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार का। तो ये देखिए, बिहार वाला जितना भी नाम है उसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा में पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? तो ये है भारत। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? तो ये बना है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, राउरकेला। आगे है भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। इंटरनेशनल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। IQAR द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रियाना बरनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? सुल्तान अल न्यादी। तो ये देखिए, ये है कहाँ के? सऊदी अरब के, और ये कहाँ के है? संयुक्त अरब अमीरात के हैं। तो दोनों नाम एकदम याद रखिएगा आप लोग। अपने नई बनाने वाले इमारत में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो ये है न्यूयॉर्क। आगे है हाल ही में किस देश ने गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है जापान के द्वारा। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये है तंजानिया में। अब IIT मद्रास का एक कैंपस वहाँ पे खोला जाएगा। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो ये देश है बहरीन। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचारित फेरी MF हाइड्रा किस देश ने चलाया गया? तो ये चलाया गया नॉर्वे के द्वारा। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये है घना। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक्स चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया साड़ा। आगे है माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार मतलब 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा के द्वारा ये बनाया गया, जो कि 27 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। अल्कोहल उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया गया है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो फिनलैंड के ज्वाइन होने के बाद टोटल 31 हो गया नाटो के सदस्य। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है तिब्बत को। है दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? ये किया गया USA का सिटी न्यूयॉर्क सिटी को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्परर चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये किया गया चेन्नई से श्रीलंका के लिए। आगे है किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास खोला है? तो ये देश है ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है चीन के द्वारा।
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश ने विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो ये है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में। आगे है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? तो ये है भारत। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है भारत। एशिया के सबसे बड़े मतलब 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। तो आगे जो वन लाइनर है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वन लाइनर है। तो पहला इसमें है भारत की पहली मोबाइल DSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो इसका नाम है रामबाण। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो ये किया गया फिनलैंड के द्वारा। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्र के अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक शिक्षक देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? तो ये है वागसीर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ताइफा फर्स्ट। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है एलन मस्क की कंपनी SpaceX के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया जिसमें जिनिया फूल के पौधे की खेती की गई? तो ये है नासा के द्वारा। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो ये टकराया है गुजरात के तट से। खेलकूद संबंधित विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग जिसको ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित की गई? तो ये किया गया है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? तो ये बने अभिलाष टॉमी। पुरुष के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं। IPL के इतिहास में सबसे कम 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है यशस्वी जायसवाल के पास। ये 13 गेंदों में शतक बना दिए थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये टीम है ऑस्ट्रेलिया की। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। आगे BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट्स स्पॉन्सर किसे चुना है? तो ये चुना है एडिडास को। अब यहाँ पे कवर करने वाले हैं पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी का वन लाइनर। तो भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो ये बना है सांची जो कि MP में है। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। आगे है जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है केरल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है केरल में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? तो ये विकसित हो रहा है महाराष्ट्र के भिवंडी में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशय की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है तमिलनाडु में। पे दिया गया है कि जो केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया गया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया था, उसका फुल फॉर्म क्या है वहाँ पे ये देखेंगे हम लोग। लाइफे का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद है UIDF का मतलब क्या होता है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसके बाद गोवर्धन योजना चलाया गया था, इसका मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धान, ठीक है, धन। उसके बाद है PM प्रणाम, इसका मतलब क्या होता है? PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन
तो इसका मतलब क्या है, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशमेंट एंड द एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अगला यूज हुआ था यहाँ पे पीएम विकास, ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के नाम से चला था। उसके बाद है, इसका फुल फॉर्म होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। उसके बाद यूज किया गया था PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। उसके बाद है, ठीक है, तो ये सब जो है इसका फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ दिया जाता है, जैसे JDM का मतलब क्या होता है, जन धन आधार मोबाइल। फिर LGD का मतलब क्या होता है, लैब ग्राउंड डायमंड। ये सब देख लीजिएगा एक बार, कई बार पूछ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, और कहाँ कब किया गया और कौन से राज्य में किया गया है, तो बेसिकली ये दिया गया है यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राजा कृषि महोत्सव, ये जून 2023 में मनाया गया, कहाँ पे, उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जून 2023 में भुवनेश्वर में उड़ीसा में मनाया गया था। लेवेंडर महोत्सव है, ये जून 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया। विहान मेला जो है मई 2023 में उड़ीसा में मनाया गया। मोनलम चेनमो फेस्टिवल, ये मई 2023 में लद्दाख में मनाया गया था। माता खीर भवानी मेला, ये मई 2023 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। ये थाबे महोत्सव, देखिए ये बिहार का है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। थाबे महोत्सव अप्रैल 2023 में मनाया गया गोपालगंज बिहार में। उसके बाद आगे है गज महोत्सव, ये अप्रैल 2023 में मनाया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मतुआ धर्म महामेला, ये मार्च 2023 में आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में। सियांग उनिंग महोत्सव, ये मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। भूमचू महोत्सव, ये मार्च 2023 में सिक्किम में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। काला घोड़ा काला महोत्सव, ये मनाया गया था फरवरी 2023 में मुंबई में। आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में मनाया गया 11 से 19 फरवरी के बीच में। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जिसका 14वां संस्करण था फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया, जो कि 25 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक चला था। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में मनाया गया। उसके बाद है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में मनाया गया। ऑरेंज फेस्टिवल, ये जनवरी 2023 में कोहिमा नागालैंड में मनाया गया, ठीक है। तोरगई उत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 में अहमदाबाद गुजरात में। गंगा सागर मेला, ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में लगता है। मेला माघी जनवरी 2023 में पंजाब में आयोजित किया गया था। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल MP में किया गया था। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 में राजस्थान में किया गया था। परशुराम कुंड महोत्सव ये जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 2023 में देखिए मिस्र से दिया गया था जून 2023 में, इसका नाम था ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है, ये मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया मोदी जी को। पप्पू न्यू गिनिया से मई 2023 में मिला। और यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला, कोपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये अवार्ड का नाम है, ये पप्पू न्यू गिनिया के द्वारा दिया गया। उसका फिजी के द्वारा दिया गया था मई 2023 में, कैपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, ये देश के नाम पे है तो याद ही रहेगा आपको। पलाऊ गणराज्य से मिला मई 2023 में, तो ये पलाऊ से जो दिया गया था अबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये अवार्ड मेनली दिया गया था। ये जितने अवार्ड देखे ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है विभिन्न देशों से, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। पिछले 9 वर्ष में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 13 देशों से सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 का, जो वन लाइनर के फॉर्म में है वो कवर करेंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल के पहला बजट है, ठीक है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशिक अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला जो है वो नागरिकों को, विशेष युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को दृढ़ करना, ठीक है। तो ये 3 बातों पे ध्यान दिया गया है। आगे कह रहा है अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना,
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पाद उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। तीसरा है यहाँ पे पर्यटन में अपार संभावनाओं को उपयोग करना। चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये 4 बातें थी। उसके बाद है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। ये एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुल जो है 45.03 लाख करोड़ रुपया का बजट था। ये 45 लाख करोड़ का जो बजट था, इसमें कुल प्राप्ति का होने का अनुमान कितना है? तो ये 45 लाख करोड़ जो है मिलेगा, वो कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो ये कुल राजस्व प्राप्ति होगा, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं उसको, जिसमें 26,32,281 करोड़ यहाँ से आने वाले हैं। और पूंजीगत प्राप्ति होने वाला, जिसको कैपिटल रिसीट बोला जाता है, इसमें 18,70,816 करोड़ रुपया जो कि पूंजीगत प्राप्ति होगी। उसके बाद कुल खर्च होने का जो अनुमान लगाया है वो 45,03,097 करोड़ है, जिसमें कि राजस्व खर्च कितना इंक्लूडेड है इसमें? 35,02,136 रुपया। अब पूंजीगत खर्च इसमें इंक्लूड है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, 10,09,61 करोड़। ये बॉक्स जो दिया है, ये बॉक्स को एकदम आप लोग रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अक्सर बनता है। तो विभिन्न घाटा और 2023-24 का बजट का अनुपात। राजकोषीय घाटा का जो बात करेंगे तो जीडीपी का 5.9% का अनुमान है। ठीक है, राजस्व घाटा की अगर हम लोग बात करेंगे, जिसको रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं, वो जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। और ये देखिए, अमाउंट तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए। प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.7% रहने का अनुमान लगाया गया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। उसके बाद है प्राथमिक घाटा जो है, प्राइमरी डिफिसिट का जो है जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान है। उसके बाद यहाँ पे है सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको 2025-26 तक का। राज्य को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटा की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 17,86,816 करोड़ लगाया गया था। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। वह रुपया कहाँ से आता है? रुपया कम्स फ्रॉम, अगर बजट की बात करें 6 मध्य उधार, जैसे उधार और अन्य देय कितना है? 34%। माल और सेवा कर जीएसटी से कितना आने वाला है? 17%। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आने वाला है? 15%। इनकम टैक्स, जिसको आयकर बोला जाता है, आयकर, ये 15% आने का अनुमान है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिसको यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से कितना आने का अनुमान है? 7%। सीमा शुल्क, जिसको कस्टम ड्यूटी शुल्क कहा जाता है, वो कितना आने का अनुमान है? तो 4%। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो केंद्रीय बजट में जो कहा कि रुपया कहाँ से आएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? उधार से। ठीक है, बोरोइंग से। और सबसे कम कहाँ से आ रहा है? कस्टम ड्यूटी से, ओनली 4% आ रहा है। और उधार और अन्य सेवा से कितना आ रहा है? 34%। अब देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, रुपया कहाँ जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा? ब्याज अदायगी में, मतलब ब्याज देने में कितना जाएगा? 20%। सबसे ज़्यादा यहीं जाएगा। और सबसे कम कहाँ? रक्षा में 8%। फिर अगर हम लोग बात करें कर और शुल्कों में, राज्यों का हिस्सा कितना होगा? 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में कितना जा रहा है? 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में कितना जा रहा है? 9%। केंद्रीय प्रायोजिक योजना में कितना जा रहा है? तो 9%। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये अभी 7 पॉइंट आगे कहेंगे उसको। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। तो देखिए, ये 7 पॉइंट का आपको याद रखना है। इस 7 पॉइंट को जो नाम दिए हैं वो दिए हैं सप्तऋषि। तो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें से कौन सा सप्तऋषि में इंक्लूडेड नहीं है या कौन नहीं आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका नाम। जैसे समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच है, अवसंरचना एवं निवेश है, सक्षमता को सामने लाना। बाद है
ये हरित विकास, और उसके बाद है युवा शक्ति, उसके बाद है वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 बातें आप लोग याद रख लीजिएगा। 7 बातें इस बार के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछना ही पूछना है, ठीक है। इसमें से कोई 3 दे दिया जाएगा और एक कोई दूसरा रहेगा और कोई कौन सा इसमें नहीं है सप्तऋषि में। देखिए इसमें जो प्राथमिकता पहला जो है समावेशी विकास है, इसमें कृषि एवं सहकारिता है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, कृषि निर्धारित मतलब कृषि वर्धन निधि जो है उसका स्थापित किया जाएगा। उसके बाद 2200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य था उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री उपलब्ध जो होगा करवाना। आगे है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज के लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम जो है भाषण में, जो बजट का भाषण था उसमें उपयोग किया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न मतलब क्या? वो अनाज जो मोटे अनाज होते हैं। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्था हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद 6000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों एवं मत्स्य विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्योग को अधिक सक्षम बनाना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। आगे है स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये याद रखिएगा, 157 नए नर्सिंग होम। उसके बाद है इसमें वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन शुरुआत की जाएगी। तो इसमें पूछा जाएगा एनीमिया का कब तक उन्मूलन करने का टारगेट रखा है, तो 2047 तक। इसमें प्रभावी जनजातीय क्षेत्र में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्कैनिंग करवाई जाएगी। आगे है बच्चों और किशोर के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दूसरा प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। तो ये है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। उसके बाद विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है अगले 3 वर्ष में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखापट्टनम मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्र परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। भारत साझा अब देखिए यहाँ पे है भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री। अब इसमें योजना के तहत क्या है, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जेल में बंद निर्धन व्यक्ति जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। अब कृषि में तीसरा प्राथमिकता ये है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि आवंटित है। अगला है क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। टास्क फोर्स की स्थापना प्राथमिक वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इस प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2
एक सेकेंड, इसका उपयोग जो है टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगी। चौथा प्राथमिकता है कि सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में क्षमता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 स्टार्ट शुरू किया जाएगा। अगला है एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। आगे है सरकार और सरकारी उपक्रमों को संविदागत विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। और एमएसएमई बड़े व्यवसायी और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3,400 से अधिक विविधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। आगे है 5वां प्राथमिकता, ये है हरित विकास। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई है। 19,700 करोड़ रुपये के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन संसाधन वाली स्थिति ले जाएगा, ठीक है, ताकि कार्बन की जो उत्सर्जन है वो कम कर सके। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 मीट्रिक टन में वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे है लद्दाख से 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पर्यटन प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण या क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पीएम प्रणाम, अब ये क्या है, रासायनिक उर्वरक के संतुलन प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्ष में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधे रोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की गई है। मतलब मिस्टी जो प्रोग्राम है उसके तहत क्या होगा, मैंग्रोव पौधा को लगाया जाएगा। अगले 3 वर्ष में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। अगला प्राथमिकता है 6ठा, जिसमें है युवा शक्ति। अगले 3 वर्ष में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्रीज 4.0 जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्य में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रमुख लक्ष्य क्या होगा, तो इसमें प्रमुख लक्ष्य होगा कि मांग आधारित और औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिशिक्षकता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट
बेनिफिशियल ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। के क्षेत्र में क्या हुआ है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्य को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल उद्देश्य जो स्टार्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है, जो विकसित किया जाएगा 50 पर्यटन स्थल को। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों को एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव के पर्यटन के बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वो विलेज प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो बॉर्डर के सीमा पर जो भी गांव है उसको विकसित किया जाएगा। आगे है इसमें राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद की जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उसकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। और इस बार के बजट के ये लास्ट प्राथमिकता है 7वां, जिसका नाम है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडारण के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसमें ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIEFT, तो इसका जो डेटा है ये दूतावास की स्थापना की जाएगी। उसके बाद कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए इन नई लघु बचत योजना महिला समान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा जो है 15 लाख रुपया से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है अभी जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे उसमें ये पूछा भी गया था। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, तो आई थिंक्स कि थोड़ा सेशन बहुत लंबा हो गया है, तो यहीं पे हम रोकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट में जो क्वेश्चन पूछा जाए वन लाइनर में बन सकता है वो दिया गया है यहाँ पे। तो इसको 4 या 5 क्लास में ख़त्म करने वाले हैं और ये अर्धवार्षिक करंट अफेयर है जो कि एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया है, बहुत अच्छा है, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो अगर जो लोग नहीं खरीदे हैं बेकार में पैसा वेस्ट मत करिएगा, तो यहीं पे हम ला देंगे और आपको PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम लिंक पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और देखिए हाँ, और ये जो हिंदी में था तो थोड़ा स्पीड में पढ़ने के चक्कर में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो गया होगा, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।